प्यारे बच्चों, आज बिलियन पार्ट का दूसरा लेक्चर हम बताएंगे। दूसरे लेक्चर में बेटा बिलियन की सांद्रता से संबंधित संपूर्ण जानकारी तो इसका संपूर्ण जानकारी का मतलब कि बहुत कुछ होता है। सिलेबस के संपूर्ण जानकारी देखिए, सांद्रता से संबंधित जानकारी, सांद्रता ज्ञात करने की विधियां जो हैं, इसके विषय में हम द्रव्यमान प्रतिशतता, भार आयतन, आयतन प्रतिशतांश, प्रति मिलियन, बिलियन, ये जो है ये बताएंगे बेटा। नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज से संबंधित लेक्चर 2 में रहेगा। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेटा हम बता दें कि बिलियन की सांद्रता से संबंधित जानकारी दे दें। सांद्रता का एक शुद्ध हिंदी जो है बेटा, गाढ़ापन। पहले ये आप लोग को देख लेना है कि सांद्रता मतलब क्या। सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। तो किसी चीज़ के गाढ़ेपन की अगर हम जानकारी अगर आपको बताएंगे, या आप समझे कि गाढ़ापन का मतलब क्या, यानी कोई पदार्थ जितना घुलेंगे विलेय पदार्थ उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितना कम विलेय पदार्थ घुलेगा उतना तनु होता जाएगा। तो इसी से संबंधित पूरा ये चीज़ जानकारी है बेटा। यहाँ पर ए अंश प्रति बिलियन, मिलियन जो ये है, यह पीपीएम, पीपीबी, ये जो है ना, ये बहुत कम सांद्रता, बहुत सूक्ष्म सांद्रता ज्ञात करने की ये विधि है। तो आइए हम सबसे पहले बता दें कि सांद्रता, बिलियन की सांद्रता क्या होती है। पहले कुछ एक परिभाषा लिखा है, इस परिभाषा से क्या क्या चीज़ निष्कर्ष निकल रहा है और क्या इसमें रहस्य छिपा हुआ है, इसके विषय में बता दें बेटा। सबसे पहले हम ये बता दें कि किसी भी बिलियन की सांद्रता का जो असली परिभाषा है क्या है। किसी बिलियन के एकांक आयतन या एकांक मात्रा, देखिए ये लाइन जो है बेटा प्यारे बच्चों, ये चीज़ जो है ये एकांक आयतन, एकांक मात्रा, इस एकांक आयतन को हम इकाई आयतन भी कह सकते हैं। और 1 लीटर एक मात्रा है तो किलोग्राम। तो हमारे कहने का मतलब एकांक आयतन मतलब कि एकांक आयतन कहो चाहे इकाई आयतन कहो, अगर कहीं मात्रा में है तो एकांक मात्रा चाहे इकाई मात्रा। ये चीज़ के लिए हम आपको बता दें, यहाँ कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। देखिए, किसी बिलियन के एकांक आयतन में, किसी बिलियन के एकांक आयतन में, पूरा बिलियन के एकांक आयतन में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा उस बिलियन की सांद्रता कहलाती है। हम यहाँ से उठा ले, किसी बिलियन की सांद्रता उस बिलियन के एकांक आयतन में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा के बराबर होती है। परिभाषा देखिए याद करने वाली चीज़ है नहीं। जब तक कोई चीज़ बेटा समझदारी नहीं रहती है, आप 20 बार 50 बार पढ़िए, भूल जाएगा, एकदम भूलना तय है। समझ गए? तो आइए फिर से एक बार इस पर ज़्यादा समय हम दे रहे हैं। किसी बिलियन के एकांक आयतन, अगर आयतन से संबंधित है एकांक आयतन, अगर मात्रा से संबंधित है द्रव्यमान, किलोग्राम, भार, ग्राम, इसमें हो तो उसको एकांक मात्रा कहोगे। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई ना। किसी बिलियन के एकांक आयतन या एकांक मात्रा में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा को उस बिलियन की सांद्रता कहते हैं। अब हम एक्टिव पैसिव आज आप पढ़ते हैं। राम ने एक सांप मारा तो सांप राम द्वारा मारा गया, यही ना होता है एक्टिव पैसिव में। तो किसी भी परिभाषा को एक्टिव और पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। और कब बदला जाता है, आप जिस बच्चे को जानकारी अगर परिभाषा याद किया है तो नहीं बदल पाएगा। अगर परिभाषा समझ गया है तो वो लिख लेगा, फिर पुनः पढ़ेगा तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी क्या बात वही हमारी है कि बात कहीं बदल तो नहीं गई। तो इसके विषय में देख ले बेटा, फिर से बता दें। अब इसको शुरुआत कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा समय दे रहे हैं हम आपको। किसी बिलियन के एकांक आयतन में या एकांक द्रव्यमान में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा को उस बिलियन की सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन की सांद्रता
उस विलयन के एकांक आयतन में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा के बराबर होता है। अब इतना बात हम समझा दिए, आप समझ लीजिए। अब आइए बेटा देखिए, इसी पर हम न्यूमेरिकल भी लिख देते हैं। इसी पर एक सवाल बता दें। देखिए जैसे 100 ml में कोई चीज़ 100 ml में, 1000 ml में, 1 लीटर में, ये सब चीज़ें एक साथ आएंगी। तो हम सबसे पहले बता दें बेटा, एक इसमें कुछ भीतर वाले प्रश्न क्या हैं। जैसे कभी कभी सवाल में लिख देगा 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, समझिएगा, 1 लीटर विलयन में 200 ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। 200 ग्राम या 200 ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। 1 लीटर विलयन में 200 ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर स्थिति है कि सांद्रता ज्ञात करने के लिए, यानी विलेय पदार्थों की मात्रा, ऊपर विलेय पदार्थों की मात्रा स्मॉल w से बेटा लिख देते हैं, बटे विलयन की मात्रा अगर है तो, अगर आयतन में है तो v से लिख देंगे, भार में है तो w से लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 लीटर में 200 ग्राम, तो स्मॉल w इक्वल टू हमको 200 ग्राम हो गया। सॉरी, देखिए 200 ग्राम हो गया। तो यहाँ 200 अपान 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर भी कह सकते हैं या 1 लीटर भी कह सकते हैं। 1 लीटर ये। अब इसी सवाल को देखिए, कह देगा कि 800 मिलीलीटर विलायक में, हमारे बताने का मेन मकसद क्या है, अब ये बताने जा रहे हैं कि 800 मिलीलीटर विलायक में 200 ग्राम विलेय घुला हुआ है, या 800 मिलीलीटर में 200 मिलीलीटर घुला हुआ है। तो यहाँ पर विलयन की कुल मात्रा जो होगी 800 विलायक हो जाएगी, यह विलायक 800 हो जाएगा, और विलेय जो होगा बेटा, विलेय इक्वल टू 200। तो कहने का मतलब कुल जो विलयन होगा ना, यह विलयन जो होगा यह 1000 मिलीलीटर होगा। तो हमारे इसमें आप ये भ्रमित न हो जाएं कि लिख दे 800 ग्राम या 800 मिलीलीटर विलायक में, तो आप वो दिमाग पे लगेगा कि विलयन की मात्रा है। नहीं, विलयन की मात्रा विलेय और विलायक को जोड़कर होता है। अगर डायरेक्ट विलयन लिखेगा तब तो ठीक है, कहीं विलायक लिख देगा तो आप भ्रमित मत होइएगा। मेन हमारा बताने का तात्पर्य इसमें यही है कि अगर विलायक लिखेगा तो विलेय और विलायक को जोड़ेंगे तब विलयन की मात्रा निकलेगी, यही है। अब देखिए स्थिति है, विलयन की सांद्रता की हम परिभाषा बताए, और सांद्रता ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं। सांद्रता ज्ञात करने की विधि है कि द्रव्यमान प्रतिशतता में, जिसे भार कहते हैं, भार प्रतिशत, भार आयतन में आयतन प्रतिशत होता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ों के विषय में हम पहले एक एक करके इस पर न्यूमेरिकल भी बता देंगे, न्यूमेरिकल भी इस पर हम बताते चलेंगे। यहाँ पर बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता के विषय में हम चर्चा कर दें बेटा। देखिए, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की एक विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता। इसको पहले परिभाषा से हम लोग कुछ देखें। देखिए विलेय पदार्थों की यहाँ भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत का यहाँ परिभाषा है बेटा।
विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, देखिए परिभाषा कैसे बन रहा है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह भार या वह मात्रा, विलेय पदार्थों का ग्राम में वह भार कह दीजिए चाहे मात्रा कह दीजिए, जो 100 ग्राम विलयन में, जो 100 ग्राम विलयन में घुलित हो या घुली हुई है या घुले हों। कभी जब परिभाषा लिखते समझते समय शब्दों का समावेश सही न होने के कारण सीखने वाले बच्चों को हमेशा परेशानी का सामना करना होता है बेटा। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तब वो कंठस्थ होता है। अगर समझदारी पहले ही चरण में आपको आ जाती है तो परिभाषा याद करने में एक आदत होती है। जब किसी चीज़ को याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है तो हर परिभाषा, हर सवाल एक ही तरीके से लगते हैं। आइए इसके विषय बताएं बेटा। देखिए हम बता क्या रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता या भार भार प्रतिशतता, यहाँ हेडिंग ये है, यही। तो किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता या भार भार प्रतिशतता उस विलयन के 100 ग्राम में, नीचे से करें, उस विलयन के 100 ग्राम में घुले, उस विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा के बराबर होता है या विलेय पदार्थों के ग्राम में भार के बराबर होता है। नीचे से ले गए थे बेटा, ऊपर से कहेंगे तो विलेय पदार्थों का ग्राम में वह भार जो 100 ग्राम विलयन में घुले हों, विलयन उसे हम विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता या भार भार प्रतिशतता कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। तो यहाँ पर हम इसके पहले भी बता रहे थे बेटा, इस चीज़ को विलयन, किताब में जब कभी न्यूमेरिकल लिखता है ना, यहाँ विलायक दे देगा। अगर वहीं बताए थे 800 ग्राम में 200 ग्राम ना, तो 8 2 10 यानी 1000 ग्राम विलयन होगा। फिर से सुन लीजिए, यह बार बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। 800 ग्राम विलायक कह देगा तो यहाँ कटकटाए हो, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, वही स्थिति 800 ग्राम विलायक कह देगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। 800 ग्राम विलायक में अगर 200 ग्राम विलेय घुला है तो यहाँ विलयन की मात्रा 1000 ग्राम होगी। तो इस पर समझदारी रखिएगा। और बाई चांस अगर कुल परिभाषा हम भूल गए, यानी हम परिभाषा भूल गए, बस हमको इतना याद है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसी विलयन के भार भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, इतना तो लिख ही लेंगे, प्रश्न तो उतार ही सकते हैं। किसी विलयन के भार भार प्रतिशतता या द्रव्यमान भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता उस विलयन में घुले विलेय पदार्थों का भार ग्राम में तथा विलयन का भार, यानी विलयन का भार ग्राम में 100 ग्राम, यहाँ जो होगा बेटा, यह विलयन का भार 100 ग्राम विलयन में, यहाँ है 100 ग्राम विलयन में, तो यह जो भार होगा ना, यह 100 ग्राम विलयन में घुला होना चाहिए। तो केवल अनुपातिक संख्या को ही कह सकते हैं। विलेय का भार और 100 ग्राम विलयन के भार के अनुपात को किसी विलयन का भार भार प्रतिशतता कहते हैं। जब एकदम स्थिति खराब हो जाए तब ऐसी स्थिति का सहारा ले सकते हैं। हालांकि परिभाषा गलत नहीं है, किसी भी परिभाषा, भौतिक विज्ञान और कुछ रसायन विज्ञान के परिभाषाओं को जो गणितीय रूप होता है, गणितीय रूप को हम अनुपात से परिभाषित कर सकते हैं। ये स्थिति हो गई बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, इस पर जरा न्यूमेरिकल देख लिया जाए। सामान्य न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल बनाने की तरीका बता दें। न्यूमेरिकल बनाए कैसे जाते हैं, सामान्य न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, दो न्यूमेरिकल बनाएंगे, 3 न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसी परिभाषा से बेटा हम 3 न्यूमेरिकल बनाएंगे और तीनों न्यूमेरिकल का रूप देखना। पहले एक सीधा न्यूमेरिकल देखिए है, उसको मिटा देते हैं लगाकर। है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम में, देखिए 100 ग्राम सोडियम
हाइड्रोक्साइड के विलयन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। ये नकली सवाल, एकदम सीधा सीधा बात सुन लीजिए कि हम लिख नहीं रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट बोल रही है, बोर्ड तो है नहीं कि फट हम किए और यहाँ पर आ गया है। हम एक तरीके जैसे ट्यूशन कोचिंग या जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं उस विधि से बेटा हम पढ़ा रहे हैं। बोलें, यानी 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में 100 ग्राम सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में सोडियम, या यहाँ लिख दीजिए सोडियम, यहाँ पर पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे ना तो वाक्य सही बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम विलयन में विलयन लिखा गया, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, यानी 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम विलयन में, यानी विलयन की कुल मात्रा कितनी? 100 ग्राम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें कितना घुला है? 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो यहाँ विलेय पदार्थ जो है ये पूरा विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, लेकिन जो विलेय पदार्थ है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ग्राम घुला है। अब विलयन की बात बता दे बेटा, जहाँ विलयन होगा बेटा वहाँ विलेय प्लस विलायक होगा। ध्यान से सुनिएगा, विलेय प्लस विलायक होगा। तो 100 ग्राम अगर विलयन है, 100 ग्राम विलयन है बेटा, और विलेय कितना है? 10 ग्राम घुला है। तो 10 ग्राम, तो विलायक कितना हुआ? विलायक 90 ग्राम हुआ। लिखे कि समझ जाएंगे आप। यहाँ जो विलायक होगा वह विलायक 100 में से 10 घटा देंगे, 90 ग्राम होगा। तो कहने का मतलब जो विलयन होता है ना वह विलेय विलायक को जोड़कर बनता है। अब विलायक है क्या? पानी है, क्योंकि ये अकार्बनिक तत्व है बेटा, यह अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक ना यह जो घोला जाता है यह जल में घोला जाता है। एक कक्षा 10 में एक चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, मुख्य चैप्टर था, लेकिन उसको समाप्त कर दिए। पढ़ाई को थोड़ा दुर्दशा तो कर ही दिया गया है। उसमें यह था कि कार्बनिक विलायक, अकार्बनिक विलायक, कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों से संबंधित जानकारी। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं बेटा ना, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तो वह अकार्बनिक विलायक जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वह विलायक, उसका मुख्य विलायक जल होता है। और कार्बनिक विलायक जो कार्बनिक पदार्थ घोले जाते हैं वह कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, एल्कोहल, बेंजीन में घोले जाते हैं। तो जब हम अकार्बनिक पदार्थों के विषय में पढ़ेंगे बेटा ना, तो वह विलायक एक तरीके से हमारा जल ही होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा ये बात एक्स्ट्रा चीज़ बता दिए। तो यहाँ हमारी बात समझ गए होंगे कि विलयन में विलेय और विलायक है। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय पदार्थ 10 ग्राम हो गई, और कुल विलयन 100 ग्राम है, तो विलायक 90 ग्राम होगा। तो आप जान लीजिए, हम बार बार बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा? स्मॉल w। इस हमको जो स्मॉल w है यहाँ लिख दें, स्मॉल w इक्वल टू लिख दिया 10 ग्राम, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। और कैपिटल W जो है ए विलयन, यह 100 ग्राम है बेटा, 100 ग्राम। तो इसको तुरंत निकालेंगे डायरेक्ट 10/100 इंटू 100 से 100 काट देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 10%। ये चीज़ यानी जो भार है वह द्रव्यमान प्रतिशतता, भार प्रतिशतता 10% हो गई। तो अब इसको हम मिटा दें। अब देखिए इसी, चलिए यहाँ जगह है, इस देखिए अब इसको सवाल में कैसे करेंगे। फिर दूसरी स्थिति है कि 90 ग्राम विलायक में देखिए वाक्य कैसे सवाल बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में 90 ग्राम विलायक में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलकर
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया गया है। देखिए बार बार बोलेंगे तो अलग अलग प्रश्न का अर्थ तो वही होगा, लेकिन चूंकि लिखा नहीं है कि हम वहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए 90 ग्राम विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम घोला गया है। 90 ग्राम विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ग्राम घोला गया है। ये विलायक है बेटा, विलायक का 90 ग्राम। यानी या ऐसे भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाने के लिए 90 ग्राम विलायक में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया है। 90 ग्राम विलायक में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया है। तो यहाँ पर स्मॉल w इक्वल टू विलयन किसका बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। स्मॉल w इक्वल टू 10 ग्राम। अब यहाँ विलायक 90 ग्राम, स्मॉल w 10 ग्राम है, तो विलयन की मात्रा जो हो जाएगी बेटा, विलयन इक्वल टू 90 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। ये 100 ग्राम जो हो जाएगा यह W का मान हो जाएगा बेटा, कैपिटल W। देखिए बड़ा लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 100 ग्राम। अब सेम सवाल यही हो जाएंगे, और स्मॉल W बराबर 10 ग्राम दिया है, सेम सवाल यही वाला हो जाएगा। क्या ए वाला, ये हो गया। अब तीसरी सवाल देखिए, अब इसी पर तीसरा तरह का सवाल क्या बनाएगा। यदि 90 ग्राम विलायक में सोडियम देखिए सुन लीजिए, 90 ग्राम विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम, 90 ग्राम विलायक में, मिटा दें इसको पूरा, देखिए अच्छा थोड़ा मिटा दें, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाठ को थोड़ा सा हम धीमी गति से पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सवाल कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, भाव को कैसे समझा जाता है, एकदम इसी में परिभाषा भी आपको याद होगा कि विलायक रहेगा तब विलयन होगा। तो देखिए इसी ढंग से बेटा बता रहे हैं, सुनिएगा सवाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% विलयन बनाने के लिए 10% भार या द्रव्यमान प्रतिशत बनाने के लिए, यानी हमको दे दिया स्मॉल w बटे कैपिटल W प्रतिशत इक्वल टू 10 दे दिया डायरेक्ट, यानी 10% दे दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% का द्रव्यमान प्रतिशत वाला विलयन बनाने के लिए 90 ग्राम में कितना ग्राम, 90 ग्राम विलायक में, यानी विलायक की मात्रा 90 ग्राम विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ग्राम घोलना होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय पदार्थ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ग्राम घोलना होगा, यानी स्मॉल w पूछ दिया। सवाल से समझ गए होंगे तो समझ गए होंगे, फिर से बोल दे रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% द्रव्यमान प्रतिशतता वाला विलयन बनाने के लिए 90 ग्राम विलायक में कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलना होगा। समझ गए होंगे बेटा, नहीं बार बार उसको वीडियो को आगे पीछे करके सुन लेंगे बात। अब हम बार बार बताएंगे, समय लगेगा, वीडियो एक बार आ जाएगा आवाज़ तो आपके पास रहबे करेगा। देखिए तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन क्या है, स्मॉल w बटे कैपिटल W इंटू 100, यही है प्रतिशत, भार प्रतिशत वाला, यानी भार प्रतिशत या द्रव्यमान ये। अब स्मॉल w इक्वल टू हमको 10 ग्राम दे दिया है बेटा। अब यहाँ कैपिटल W का मान नहीं दिया है। कैपिटल W के लिए हम यहाँ बताए थे, कैपिटल W इक्वल टू ई विलेय और विलायक, 90 ग्राम विलायक है तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस स्मॉल W, ये देखिएगा स्मॉल W, ये भी स्मॉल w है। अब यहाँ दिमाग लगाना है कि सर स्मॉल w क्यों लिख दिया गया। अरे बेटा 90 ग्राम विलायक है ना,
तो ये विलेय पदार्थ कितना घोलना है तो हमको पता नहीं है भैया, यानी इहो डब्लू इहो स्मॉल डब्लू और दोनों मिलाकर बिलियन बना है। तो यहाँ पे इंटू 100, यहाँ 100 है इक्वल टू 10, ये 10% है। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। देखिए पहले वीडियो इसमें आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक हो सकता है नीचे वीडियो न आता हो। इस साइड में कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो वीडियो कट जाएगा तो पुनः परेशानी बढ़ जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 90 दहा में 900, यहाँ 900 हो गया बेटा। फिर डब्लू में, स्मॉल डब्लू में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्मॉल डब्लू हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 100, यहाँ 100 स्मॉल डब्लू, ये ठीक है। पक्षांतर करेंगे या इसको इधर ले जाएंगे, ले जाइए लेफ्ट राइट, या इसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। पहले इसी का मल्टीप्लाई हमको कर देना चाहिए था इधर लाकर, तो इसको 100 लेफ्ट राइट कर रहे हैं बेटा इक्वल टू 900। देखिए कक्षा 12 में ये चीज़ तो नहीं ऐसे बताना चाहिए, लेकिन हर बच्चे भाई अलग अलग होते हैं, कुछ तो पढ़ाई शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दें प्यारे बच्चों, देखिए शिक्षा का स्थिति, पढ़ाई बहुत ज़रूरी तो है ही है। कुछ बच्चे जो कमज़ोर हो जाते हैं सोचते हैं कि अब हमारे बस का पढ़ाई है नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बहुत ऐसे केसेस देखे हैं बेटा कि बहुत कमज़ोर लड़का बहुत तेज हो गया। अरे एक डिबिया बनाने वाला, प्लास्टिक का काम करने वाला लड़का इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। तो पढ़ाई कब जाग जाए बेटा कोई ठिकाना नहीं है। बस 2 चीज़ याद रखना, गलत संगत नाश कर देगी और गलत सोच, लोगों का बात अपने दिमाग में बैठाना, यही विनाश का कारण होता है। हर बात को सुनना, हर लोगों के सारी बातों को दिमाग में रखना और गलत संगति, ये चीज़ ध्यान देना बेटा। 2-3 चीज़ अगर रहता है तो आदमी कब उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है कोई ठिकाना नहीं है। शिक्षा तो 1-2 साल का पढ़ाई है, 2-3 साल का है। 2-3 साल में कोई चीज़ कुछ भी बन सकते हो, डिग्री रहेगी तो। अच्छा अब यहाँ पढ़ाई की बात कर दे बेटा, तो यहाँ पर इसको यहाँ ला दो, स्मॉल डब्लू माइनस यहाँ 10 डब्लू स्मॉल डब्लू इक्वल टू 900, सॉरी हाँ 900। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो कितना होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 10% था, सवाल गलत तो नहीं हो रहा है कहीं, 10%, 100 डब्लू ठीक है, देखा जाए ध्यान बताने में 90 डब्लू इक्वल टू 9, ये हो गया बेटा स्मॉल डब्लू इक्वल टू 900/90, यानी कट जाएगा इक्वल टू 10 ग्राम। अब सवाल अगर ध्यान से इसको समझेंगे ना, एक ही पर हम 3 सवाल बनाए, देखिए कैसे बनाए। एक बार तो अज्ञात डायरेक्ट कर दिए कि भार प्रतिशतता। देखिए इसमें 3 अज्ञाती पद है, किसी भी न्यूमेरिकल में, जब फिजिक्स की भी यही स्थिति है बेटा। देखिए 3 अज्ञाती पद है, कुछ और समझ ले रहे हैं आपका। पहला अज्ञाती पद है, दूसरा ए 3 है, यानी 3 पद इसमें निकाले जाएंगे। तो इसमें 3 सवाल तो एकदम सरल होगा, लेकिन जब इसको फिर समीकरण बना के किया जाएगा तो और कठिन सवाल बनेगा। हम यहाँ सवाल बनाने की तजुर्बाएँ सिखा रहे हैं बेटा आपको। देखिए एक बार इसको अज्ञाती बनाए थे, ये दोनों को दे दिए थे। एक बार बेटा विलय विलायक की स्थिति में विलय विलायक को अलग अलग किए थे, एक सवाल उससे बना दिए। एक बार ए दे दिए, विलयन का भार निकलवा कर ए पूछ दिए, समझ गए। ये तरीका है सवाल लगाने और समझने का बेटा। अब चलिए हम भार अगर समझदारी रहेगी तो सेम भार वाला भी यही स्थिति है, बस केवल यही है क्या कहते हैं भार आयतन में, यहाँ आयतन 100 मिलीलीटर में होगा, बाकी सेम यही पढ़ाई होगी। देखो बाबू, दूसरा जो हम बताए थे, यह भार आयतन प्रतिशतता। तो हम यहाँ ए को मिटाकर पहला ए बताए थे, अब बी लिख दिए। यहाँ भार आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान को मिटा दें,
ये पूरा मिटा दे, भार आयतन प्रतिशतता, ये पूरा मिटा दे रहे, हटाइए ये ए भार आयतन ये प्रतिशतता है। अब देखिए यहाँ क्या हमको मिटाना है परिभाषा में, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह भार जो 100 ग्राम नहीं 100 मिलीलीटर आयतन में 100, यहाँ देखो बेटा परिभाषा सेम है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह भार, ये भी भार है, जो 100 मिलीलीटर, यहाँ से जगह कम होने के लिए हम यहाँ ऐसे लिख दिए मिलीलीटर, पूरा मिलीलीटर नहीं लिखा पा रहा है, या लीजिए मिटा के लिख दिए 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर तो हो गया मिलीलीटर, 100 मिली बिलियन में घुलित हो। अब परिभाषा देखिए कैसे बांध रहे हैं, यहाँ से किसी बिलियन का भार आयतन में, किसी बिलियन का भार आयतन प्रतिशतता हो गया परिभाषा, यही ना हमको परिभाषा बताना है, किसी बिलियन का भार आयतन प्रतिशतता उस बिलियन में विलेय पदार्थों का ग्राम में वह भार जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुलित हो या घुली गई हो या घुला हो। अब यहाँ पर मिटा दे भार प्रतिशतता, ये हटा दे इसको, उसे भार आयतन, उसे भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये कुछ नहीं अंतर है, बस 100 मिलीलीटर यहाँ कर देना है, 100 ग्राम को 100 मिलीलीटर, और भार जो था पहले उसको भार आयतन कर देना, वो भार था। अब फिर से एक बार परिभाषा बोल ले, किसी बिलियन का भार आयतन प्रतिशतता उस बिलियन के 100 मिलीलीटर में घुलित होने वाले विलेय पदार्थों की मात्रा ग्राम में के बराबर होता है। यहाँ नीचे से उठाए हैं, अगर यहाँ से करते हैं, यहाँ से विलेय, देखिए विलेय पदार्थों की ग्राम में वह भार जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुलित हो, उस बिलियन का भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। यह स्पष्टीकरण साफ सुथरा है। विलेय पदार्थों की ग्राम में वह भार जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुले हों, उस बिलियन का भार आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इस साफ है एकदम, समझ गए बेटा। अब इस पर भी न्यूमेरिकल बन जाएगा, वही 90 लीटर। अब 80 लीटर से पूरा बात नहीं बताएंगे, इस पर कम समय लेंगे। 80 मिलीलीटर, देखिए पहला सवाल मुँह जबानी सवाल चल रहा है। 100 मिलीलीटर बिलियन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ग्राम घुला हुआ है, तो तुरंत स्मॉल w, ये फार्मूला जो होगा देखिए यहाँ पर स्मॉल w होगा ना, यहाँ आयतन हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा। स्मॉल w इक्वल टू 20 ग्राम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ भी आयतन 100 मिलीलीटर, तो तुरंत यहाँ पर ये सवाल हो जाएगा स्मॉल w 100, यहाँ स्मॉल w 20/100, ये ग्राम में है बेटा। ये भी यह देखिए ये ग्राम में है, यह मिलीलीटर में है, इंटू 100 कट गया, यहाँ 20% आ गया, ये हो गया। अगर यही थे 80 मिलीलीटर जल में, 80 मिलीलीटर जल में तो विलायक हो गया जल, और 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो जब वो होगा तो 80 में 20 को जोड़ेंगे, ये स्थिति है बेटा।
यहाँ विलेय विलायक एक ग्राम में हो जाएगा, एक लीटर में है, ऐसा चीज़ नहीं होता है। एक मिलीलीटर में हो, एक ग्राम में हो, तो उसको ऐसा चीज़ नहीं होगा। अच्छा, तो ये सवाल से वही स्थिति आ जाएगी। यहाँ विलायक विलेय को अलग अलग बांट के विलयन बनाएगा, तो ऐसे सवाल वही हो जाएगा। देखो बेटू, इसमें जो न्यूमेरिकल बताए थे, तो यहाँ विलेय विलायक में एक तुम्हें परेशानी ये होगी ना, ये आयतन है ना, तो आयतन अगर 100 ग्राम विलायक कहेंगे, 180 मिलीलीटर विलायक पानी कर देंगे, और वो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्राम में हो गया और विलायक मिलीलीटर में हो गया। तो ऐसे स्थिति में सामंजस्य बनाना नहीं बनाया जा सकता है। हमारे कहने का आशा ये है, स्मॉल w जो दे दिया, 20 ग्राम घोला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ग्राम घोला गया, और हम कह दें कि 80 मिलीलीटर पानी में 80 मिलीलीटर जल, मिलीलीटर या पानी है, जल है, तो जल का मतलब कि यह आयतन है, मिलीलीटर में भी है, तो यह विलायक है, यह विलायक है पानी। तो विलायक और ये जो विलेय है यह ग्राम में है, तो अब यहाँ मिलीलीटर में है, तो यहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसका सामंजस्य बैठाने के लिए बेटा तीसरा है आयतन प्रतिशतता। ये जो द्रव्यमान प्रतिशतता के सवाल की तरह आयतन प्रतिशतता का सवाल बनेगा। अब इसमें हम देखिए क्या मिटा रहे हैं, बड़ा आसानी से देखिएगा, आपको समझदारी करते देखते हुए हम ये इसलिए बता रहे हैं बेटा कि बहुत मामूली अंतर से परिभाषाएं हैं, इसलिए यहाँ हम मिटा नहीं रहे हैं और इसी से कर रहे हैं। देखिए भार आयतन प्रतिशत, यहाँ हम कहेंगे आयतन प्रतिशतता, यहाँ पर आयतन प्रतिशतता, यहाँ आयतन प्रतिशतता। देखिए एक चीज़ यहाँ गड़बड़ी हो गई थी बेटा, बिलियन का भार जो लिखे थे ना, यहाँ बिलियन का भार नहीं, बिलियन का आयतन, इसको मिटाने में इसको नहीं मिटा पाए थे। यहाँ तो हो गया था बिलियन, यहाँ जो भार आयतन प्रतिशत था, यहाँ पर जो था यह बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन यह ग्राम में नहीं था, यहाँ हम मिटाने के लिए भूल गए थे, यह मिलीलीटर में। अब परिभाषा, हालांकि परिभाषा बोले थे कि 100 मिलीलीटर में, इसको मिटाना भूल गए थे, समझाने के चक्कर में इसको भूल गए थे। तो ये भार आयतन वाला परिभाषा हुआ। अब हमको ये हम जा रहे हैं आयतन प्रतिशतता के विषय में। तो आयतन प्रतिशतता में भी बिलियन का आयतन मिलीलीटर में होगा, और विलेय पदार्थों का, विलेय पदार्थ का की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा मिली में। अब देखिए बेटा, यहाँ आयतन प्रतिशतता का मात्रा परिभाषा क्या है, 100 मिलीलीटर में, विलेय का ग्राम में। अब यहाँ मिटा दिया जाएगा विलेय पदार्थ की मिली में वह भार। देखो बेटा, तीसरा है आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता। दोनों बातें क्या सुन लीजिए, आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता। देखिए किसी विलयन की सांद्रता की ये तीसरी कड़ी है आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता, दोनों बात कहते हैं बेटा। तो परिभाषा क्या है, किसी विलयन की आयतन प्रतिशतता, किसी विलयन की आयतन प्रतिशतता हम बताने जा रहे हैं। विलेय पदार्थों की मिली में वह मात्रा
विलेय पदार्थों का मिली में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुलित हो उसका आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाती है। फिर से एक बार देख लिया जाए बेटा, विलेय पदार्थों का मिली में वह भार या मिलीलीटर में वह भार जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुलित हो उसका आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये परिभाषा हो गया बेटा। अब इस पर न्यूमेरिकल क्या है, स्मॉल भी, यहाँ देखिए स्मॉल भी लिख दिए। यहाँ विलेय पदार्थों का मिली में आयतन है, विलेय पदार्थ का आयतन या मात्रा स्मॉल भी से लिख दिए हैं क्योंकि मिलीलीटर में है। कैपिटल लीटर में जो भी लिखा जाता है वॉल्यूम आयतन होता है। तो यहाँ एक कोई ऐसा ए आप लिख सकते हैं और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। अब ये सवाल पहला वाला जो सवाल बताए थे, अब इसको सवाल में सुन लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 80 मिलीलीटर पानी में 20 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। सुन लीजिए तीसरा सवाल, पहले कठिन सवाल बता दे रहे हैं। एक सवाल तो आसान पहले बता दें कि 100 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो तुरंत स्मॉल भी फिर सुन लीजिए, ग्राम नहीं, अगर ग्राम बोल दिए हो तो गलत बोल दिए। 100 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में 20 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो तुरंत यहाँ स्मॉल भी इक्वल टू हो गया 20 मिलीलीटर अपान कैपिटल भी इक्वल टू 100 मिलीलीटर। तो यहाँ तुरंत हो जाएगा बेटा, यहाँ स्मॉल यानी 20/100 इंटू 100 एक कट गया, अर्थात 20% आ गया बेटा। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 80 मिलीलीटर जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 मिलीलीटर घुला है। समझ गए ना, 80 मिलीलीटर जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 मिलीलीटर घुला है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, बिलियन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो तुरंत यहाँ क्या करेंगे, स्मॉल w जो है बेटा यह 20 है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, ए स्मॉल भी 20, लेकिन यहाँ पर जो 80 मिलीलीटर जल है और 20 मिलीलीटर NaOH है। कहने का मतलब जल विलायक का काम कर रहा है और NaOH जो है यह विलेय पदार्थों का काम कर रहा है। तो विलेय प्लस विलायक यानी 20 + 80, तो यहाँ 20 + 80 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 20/100 इंटू 100, यहाँ 100 लिख दें, इक्वल टू इंटू 100, ये कट गया, वही 20% आ गया। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा सवाल, 80 मिलीलीटर जल में 80 मिलीलीटर सोडियम, फिर से बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 20% आयतन प्रतिशतता वाला विलयन बनाने के लिए 80 मिलीलीटर जल में कितना मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलना होगा। एक बार फिर बोल दे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयतन प्रतिशत वाले विलयन 20% आयतन प्रतिशत वाले विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20% आयतन प्रतिशत वाले विलयन में यदि 80 मिलीलीटर जल हो तो उसमें कितना मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलना होगा। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट पूछ दिया, ए आयतन प्रतिशत दे दिया है बेटा, यहाँ 20 आयतन प्रतिशत होगा, इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना घोलना होगा,
यह स्मॉल भी बटे यहाँ विलायक है, यानी यहाँ 80A हो गया प्लस A स्मॉल भी, यानी विलायक प्लस विलेय। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा, कितना आयतन घोलना होगा, ये दोनों भी अज्ञाती हो गया। तो इसमें करेंगे क्या प्यारे बच्चे, तुरंत यहाँ पर इंटू यहाँ पर 100 है, मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। 100 स्मॉल भी इक्वल टू 8 दूनी के 1600 प्लस 20 स्मॉल भी हो जाएगा। इसको इधर ला दे बेटा। 100 स्मॉल भी माइनस 20 स्मॉल भी इक्वल टू 1600। यहाँ मिलीलीटर है, ये मिलीलीटर में है, तो यहाँ हो जाएगा 80 मिली भी इक्वल टू 1600 मिलीलीटर, भी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1600 बटे 80 मिलीलीटर में इक्वल टू कट, यहाँ गलत कर दिए, यहाँ 80 होगा ना। यहाँ 8 दूनी के 16, 2 पसुन्ना 20, यानी 20 मिलीलीटर घोलना होगा। यह तीसरे तरह का सवाल है, यानी एक पर 3 सवाल बन गया। तो आप जब ऐसे अभ्यास करेंगे ना, तो ये सब सवालिया में भी बनाने बिगाड़ने आ जाएगा आपको। दिमाग जब कंसंट्रेट करेंगे ना, तो ये सब सवाल में भी बनाने बिगाड़ने आ जाएगा बेटा। पहले बिगाड़ा जाता है, तब बनाया जाता है। अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो इसी जगह से बस खेल हो रहा है। अच्छा, अगला बेटा, प्यारे बच्चों देखिए, जो अंश डी वाला है, अंश प्रति मिलियन और अंश प्रति बिलियन बेटा। तो अंश प्रति मिलियन क्या होता है, पीपीएम का मतलब पहले हम लोग समझ लिया जाए। पार्टिकल पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने कण हैं, और 1 बिलियन में, 1 मिलियन और 1 बिलियन का बात बता दे बाबू। 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10⁻6, इसी को 10 लाख भी बोलते हैं। 1 मिलियन हो गया, और 1 बिलियन बराबर जो होगा वह 10⁹9 इक्वल टू 1 अरब। देख लिया जाए, 1 पर 10, 1 पर 9 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक, 1 अरब। यह 1 मिलियन में कितने कण, 10⁻6, 1 बिलियन में 10⁻9, यानी 1 अरब। अब परिभाषा देख लिया जाए बेटा। अंश प्रति मिलियन और अंश प्रति बिलियन क्या होता है। अंश प्रति मिलियन मतलब किसी बिलियन के 1 मिलियन में, किसी बिलियन के सॉल्यूशन के 1 मिलियन में, 1 मिलियन में, 1 मिलियन है 10⁻6 कहिए, चाहे 10 लाख का दीजिए। ग्राम में देखिए, किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को बिलियन का पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन का पीपीएम में सांद्रता उस बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा के बराबर होता है। किसी बिलियन का सांद्रता अंश प्रति मिलियन में उस बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा के बराबर होता है। या सीधा सीधा परिभाषा यह है, किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय की मात्रा, ग्राम में मात्रा को बिलियन का पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब अंश प्रति बिलियन क्या होता है बेटा। किसी बिलियन में, किसी बिलियन सॉल्यूशन, देखिए बिलियन और बिलियन दोनों लिखा है, इसलिए थोड़ा सेंस गड़बड़ हो जाएगा ना। किसी बिलियन में विलेय पदार्थों के अंशों की वह मात्रा, किसी बिलियन में विलेय पदार्थ के अंशों की वह मात्रा जो बिलियन के 1 बिलियन, विलयन के 1 बिलियन यानी 1 अरब अंशों में घुली हो।
इसका फार्मूला है कि विलेय का अंशों में द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁹ ये बता दी 1 मिलियन और बिलियन की जानकारी बेटा। तो इस पर एक परिभाषा ये अंश प्रति मिलियन और अंश प्रति बिलियन हो गया। अब हम आपको बेटा असली देखिए जोरदार स्थिति नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता और मोल प्रभाज के विषय में बताएंगे बेटा। इसको हम मिटा दें। प्यारे बच्चों देखिए, नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाज रह गया बेटा। हम एक बात यहाँ लिख दिए हैं बाबू कि नॉर्मलता, मोलरता एवं मोलरता पढ़ने के लिए कुछ आवश्यक जानकारियाँ होनी चाहिए। कुछ आवश्यक जानकारियाँ होनी चाहिए। उस आवश्यक जानकारियों में प्यारे बच्चों तुल्यांकी भार जानकारी होनी चाहिए बेटा, और मोलों की संख्या या उसी को ग्राम अणुओं की संख्या के विषय में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात तेज इस पर एक हमारा वीडियो है बेटा, अम्ल एवं क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना, और एक आयन और लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना, उसमें हम बताए हैं। फिर भी यहाँ पर भी बता दें, देखिए तेज़ी से बताएंगे। जैसे यहाँ है H2SO4, यह अम्ल है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार शॉर्टकट में लिख रहे हैं बेटा। तुल्यांकी भार इक्वल टू यहाँ H अम्ल का यानी H2SO4 यह अम्लन है बेटा। अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। मेरे प्यारे बेटा रे H2SO4 अम्ल है, तो देखिए अम्ल की क्षारकता H2SO4 है। जब इसका जलीय विलयन में हम वियोजित करेंगे, आयनित करेंगे, तो यहाँ 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस देता है। तो यहाँ पर जितना अम्ल हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, यानी विस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। किसी अम्ल की क्षारकता उस अम्ल में विस्थापनी हाइड्रोजन आयनों की संख्या के बराबर होती है। हमारे बाबू देख बेटा, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन विस्थापित कर रहा है ना अम्ल, तो यहाँ अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2, यानी H2SO4 की क्षारकता 2 होगी। अणुभार के लिए बेटा हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले से निकाल रहे हैं H2SO4 का अणुभार कितना होगा। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन होने के लिए 1 × 2 प्लस सल्फर आ गया, सल्फर का 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है, 16 × 4 बटे इस अम्ल H2SO4 की क्षारकता कितनी है? 2 है बेटा, अपान 2। हम डायरेक्ट लिख दिए 2 एक कम में 2, 32 2 34, 16 चौके 64, 64 34 98 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 49। ये हो गया बेटा H2SO4 की अम्लता, H2SO4 का तुल्यांकी भार। अब इसी जगह NaOH का, जैसे NaOH या किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दें या कुछ भी लिख दें। लीजिए NaOH, चलिए NaOH जैसे है, NaOH किससे टूटेगा? Na प्लस, यह क्षार है बेटा, यह क्षार है बाबू, प्लस OH माइनस, ये हो गया। अगर मान लीजिए एक और चीज़ हम यहाँ बता देते हैं बेटा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ेंगे बेटा, तो यह जलीय विलयन वियोजित करेंगे, तो यह Ca++ और OH माइन 2 OH देगा बेटा, 2 OH माइनस। यानी ये क्षार जो NaOH क्षार है ना, इसकी क्षार देखिए अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता होगी। तो यहाँ पर हम यहाँ निकाल रहे हैं, इसी का निकाल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्षारकता। यह क्षार है, ये क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CaOH ट्वाइस का अणुभार बटे CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता। क्षार देखिए
अम्ल की क्षारकता होता है और क्षार की अम्लता होता है। भास्मिकता, इसकी देखिए भास्मिकता होता, अम्ल की भास्मिकता और क्षार की अम्लीयता, ये हो गया बेटा अम्लीयता। तो यहाँ पर परिभाषा यहाँ बताए थे, अम्ल की क्षारकता क्या होती है, जितने हाइड्रोजन आयन विस्थापित करेगा वही अम्ल की क्षारकता होगी। तो यहाँ पर परिभाषा बन गया बेटा, कोई क्षार जितना OH हाइड्रॉक्सिल या हाइड्रा ऑक्साइड आयन विस्थापित करेगा वही क्षार की अम्लता होगी। इसमें NaOH में क्षारकता अम्लता 1 है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसकी अम्लता जो होगी बेटा, अम्लता क्षार है ना, तो अम्लता, तो इसकी अम्लता कितना होगा, 2 होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ लिख दें। देखिए कैल्शियम का भी होता है, कैल्शियम का 40 होता है परमाणु भार या अणुभार, और ऑक्सीजन का यहाँ लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखे थे ऑक्सीजन का, अच्छा ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, और इसमें और क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 1 होता है। कहीं लिखे थे, मिटा दिए क्या, ये लिखे हैं सॉरी। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कितना है, 40 है, हाँ 20 दूनी 40, 40 प्लस 1, देखिए यहाँ क्या है बेटा 16, एक ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का 1, ये दोनों का जोड़ने के बाद यहाँ 2 ठो है, दोनों ट्वाइस है, तो इंटू 2 अपान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड विस्थापित कर रहा है अपान 2, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट हम लिख दें 16, 1 17 दूनी 34 और 40, 34 40 74 बटे 2 बराबर 37, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 37, और इसका आ जाएगा 40 आ जाता है, 23 1 24 और 16 60 40 बटे 1, यहाँ OH 1 है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 हो जाता है तुल्यांकी भार। तो हम अम्ल क्षार का तुल्यांकी भार इसमें तेजी से बता दिए, इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ और बता दें, मोलों की संख्या के विषय में बता दें बेटा, इसकी परिभाषा भी बता देते हैं, मोलों की संख्या की परिभाषा भी बता दें। देखिए मोलों की संख्या की परिभाषा क्या है बेटा, किसी विलयन में जो मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय और विलायक के जो भारों का अनुपात होता है विलेय और विलयन का, वही मोलों की संख्या होती है। इस पर थोड़ा हम देखो प्यारे बच्चों, हम नॉर्मलता बताए थे कि नॉर्मलता मोलरता में इसकी क्या ज़रूरत थी, तो हम तुल्यांकी भार के विषय में बताए थे, आयन और लवण के तुल्यांकी भार के विषय में नहीं बताए थे। वही स्थिति आयनों की है, नीचे आयनों की मात्रा हो जाएगी, जहाँ अम्लीयता क्षारकता है वहाँ आयनों की मात्रा हो जाएगी, और लवण में जितने आयन धनावेशों या ऋणावेशों की जितनी संख्या होगी वही अम्लीयता और क्षारीयता की जगह वह हो जाएगा। आइए एक वीडियो हमारा है बेटा, अम्ल क्षार का तुल्यांकी भार और लवण एवं आयन का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। अब इसमें बेटा हम तुल्यांकी भार की चर्चा हम कुछ किए थे बेटा, अब हम मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या की चर्चा कर दें। देखिए बेटा विलयन की बात आती है, ये विलयन है सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, विलेय और विलायक होते हैं। तो किसी विलयन में 2 घटक हैं, जहाँ घटक की बात आएगी ना, या इसी को अवयव बोल देंगे, तो देखिए मोल प्रभाव में पढ़ाएंगे तो बार बार घटक की चर्चा होगी या अवयव, तो विलयन के अवयव तो यानी विलेय और विलायक की बात आएगी। तो आप ये जान लीजिए कि विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो हम यहाँ पर विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय में मोलों की संख्या, विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या या विलेय पदार्थों के ग्राम अणुओं की संख्या, बात एक है। विलायक के मोलों की संख्या या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, तो यहाँ पर लिखे हैं विलेय पदार्थों के ग्राम, विलेय पदार्थ के, यहाँ पदार्थ होगा, पदार्थों नहीं, चलिए अच्छा, विलेय पदार्थ
के मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय का भार बटे विलायक का, देखिए विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, यहाँ गलत लिख दिए थे बेटा, ये विलेय का अनुभार। देखिए विलेय पदार्थ का के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या उस विलेय पदार्थ के का भार और विलेय पदार्थों के अणुभार के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, यानी विलेय पदार्थ का भार और विलेय पदार्थ के अणुभार के अनुपात को मोलों, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या कहते हैं। किसी पदार्थ या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेय का भार तथा विलेय के अणुभार के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ विलेय का भार स्मॉल w से शो किए हैं बेटा, और विलेय का अणुभार स्मॉल m से, और विलायक के लिए भार जो है कैपिटल W से और अणुभार के लिए कैपिटल M से। यह जरूरत पड़ेगी, इसको जरा सीख लीजिए, मन में रख लीजिएगा, क्योंकि मोल प्रभाज में इसकी बड़ी आवश्यकता है बेटा। मोल प्रभाज बताएंगे तो ध्यान। अच्छा, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल w बटे कैपिटल स्मॉल m, और विलायक के मोलों की संख्या जो है यह विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार कैपिटल W बटे कैपिटल M। इसकी ज़रूरत पड़ेगी मोललता और नॉर्मलता में उसकी ज़रूरत तुल्यांकी भार की पड़ेगी। तो आइए हम बता दें, मोल प्रभाज में इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये पूरी चीज़ को जानकारी रख लिए प्यारे बच्चों। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, यह N1 ले लीजिए और इसको स्मॉल n ले लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं स्मॉल n और एक कैपिटल N, यानी ग्राम अणुओं की संख्या। n कैपिटल अगर लिखा जाएगा बेटा ना, तो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या या ग्राम मोलों की संख्या स्मॉल n होगा, तो विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या स्मॉल m से। यह मोल प्रभाज में बहुत, इसको समझने के लिए बहुत बार बार हमको लिखना न हो, एक चीज़ आप दिमाग पे रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको व्यवस्था करना कर लीजिएगा। अब देखिए एक हो गया। अब हम चलेंगे बेटा आपको नॉर्मलता बताने के लिए। अब नॉर्मलता बताएंगे, इसको मिटा दें। देखो बेटा, अब हम नॉर्मलता बता दें बेटा। नॉर्मलता बताने के लिए हमने बताया था कि नॉर्मलता, मोललता और मूललता पढ़ने के लिए तुल्यांकी भार के विषय में और मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या के विषय में जानना जरूरी होता है। नॉर्मलता क्या है बेटा? नॉर्मलता जो है, नॉर्मलिटी, देखिए नॉर्मलिटी है किसी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कैसे की जाती है। देखिए निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में या 1000 मिलीलीटर में या एकांक आयतन में, 3 बात बोले हैं प्यारे बच्चों, किसी विलयन के 1 लीटर में या किसी विलयन के एकांक लीटर में, तो यहाँ 1 लीटर बोल दीजिए, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। देखिए यहाँ ताप की बात बार बार आ रही है। जब ताप की बात आ रही है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान दे दीजिए कि किसी विलयन की नॉर्मलता ताप परिवर्तन होने पर बदल सकती है, क्योंकि मान लीजिए चीनी और पानी का घोल है, यदि ताप बढ़ाते हैं तो एक पहली स्थिति में घुलनशीलता तो बढ़ जाती है, यानी ताप बढ़ाते हैं तो विलेय और विलायक पदार्थों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, लेकिन तनुता और सांद्रता, यानी तनु माने हल्का, सांद्र माने गाढ़ा, तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए घुलनशीलता बढ़ाने के लिए ताप अगर देते हैं तो घुलनशीलता बढ़ जाती है, वह जल्दी से घुल जाता है। और किसी विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो एक तरीके से चीनी के शरबत को जैसे जैसे हम गर्म करेंगे वैसे उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। शीरा को जितना हम गर्म करेंगे, विलायक पदार्थों की मात्रा यानी वाष्पशील पदार्थ जो होंगे विलायक समाप्त हो जाएंगे तो विलेय की मात्रा बढ़ती जाएगी, अर्थात इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा, कुछ स्थिति में तो बनी चलेगी 1
लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर देने पर उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। जैसे सीधा है बनाया जाता है उसी के आधार पर। तो यहाँ ताप पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि ताप अगर नहीं लिखते हैं तब भी पहले जो परिभाषाएं थी वो ताप नहीं लिखता था। अब कुछ परिभाषाओं में ताप लिख दिया गया है तो आप ताप लिख दीजिए। देखिए, निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। या किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। प्यारे बच्चों, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। आयतन जो होगा वह लीटर में होगा बेटा। तो विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होता है, देखिए ई, जहां ई इक्वल टू है स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू विलेय पदार्थों का भार है, विलेय पदार्थ का भार। और ई जो है इक्विवेलेंट वेट, यानी पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब एक चीज और ध्यान देना है बेटा, अगर विलेय अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार ई का मान आप निकालेंगे, क्षार है तो निकालेंगे, लवण है तो निकालेंगे, आयन है तो उसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। इसीलिए हम तुल्यांकी भार की बात में यहाँ चर्चा पहले कर दिए थे, मोलों की संख्या और तुल्यांकी भारों के विषय में बात। तो यहाँ ई अगर क्षार है तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे, अणुभार बटे क्षार की अम्लता, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की भास्मिकता या अम्ल की क्षारकता, लवण का इसी तरीके से लवण का अणुभार बटे लवण पर धनायन या ऋणायन आवेशों की संख्या। आयन का केवल है तो आयन का अणुभार बटे आयन पर आवेशों की संख्या। ये परिभाषा से चारों का निकल जाता है, एक वीडियो में है। अच्छा, आइए देखिए। अच्छा, तुल्यांकी भार यहाँ है, तो यहाँ भी क्या है, आयतन है, भी आयतन, विलयन का आयतन। यहाँ भी जो है यह विलयन का आयतन है बेटा, विलयन का आयतन। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बोले थे किसी विलयन की नॉर्मलता की परिभाषा क्या है, निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। और नॉर्मलता की एक परिभाषा यह है। एक चीज और है, यहाँ पर लिखे हैं कि न्यूमेरिकल्स यानी गणनाओं के लिए कभी कभी एक परिभाषा क्या होता है, गणनाओं में 1 लीटर में न देखे, आयतन बेटा ना, आयतन को लीटर में न देखे, अगर मिलीलीटर में देगा तो यही फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन मिलीलीटर में बटे 1 है। अगर एक आयतन यहाँ मिलीलीटर में होगा, देखिए यहाँ भी, यहाँ 1000 मिलीलीटर लिखे, इसको यहाँ न लिखे, यानी आयतन जब मिलीलीटर में देगा तो ऐसी स्थिति में 1000 से भाग नीचे दे देंगे बेटा, तो यह हो जाएगा। यहाँ भी को हम मिलीलीटर में लिख रहे हैं, यह भी को हम मिलीलीटर में लिखे, कोई संख्या नहीं है, यह मिलीलीटर में लिखे हैं। तो यह हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे ई अपान भी अपान 1000, 1000 ऊपर जाएगा, 1000 डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का मतलब विलेय का भार इंटू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और भी जो है आयतन है मिलीलीटर। तो इस पर न्यूमेरिकल लगेगा बेटा। अब आइए इस पर एक आध न्यूमेरिकल बताने का मतलब, हम न्यूमेरिकल जो होगा यह चौथे लेक्चर में होगा बेटा। इस सब पर न्यूमेरिकल जो होगा यह चौथे लेक्चर में होगा। नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाव में होगा। तो ये चौथे लेक्चर में चीज हम आपको बताएंगे बेटा। तो नॉर्मलता के विषय में बता दिए, अब हम मोलरता और मोलरता के विषय में बता दें प्यारे बच्चों। बेटा हम नॉर्मलता बताए थे बेटा, नॉर्मलता के विषय में थोड़ा सा आवाज़ के
एक बार फिर हम नॉर्मलता बता देंगे। मोलरता, देखिए किसी भी सांद्रता ज्ञात करने के लिए मोलरता भी एक विधि है। इसमें मोलरता में क्या है, निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में या प्रति लीटर में या एकांक लीटर में, पहले बात सुन लीजिए, किसी विलयन के 1 लीटर में कहो, चाहे एकांक लीटर में कहिए, चाहे प्रति लीटर में कहिए, तीनों बातें कही है। निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में या प्रति लीटर में घुले विलेय पदार्थों के विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब इसमें है क्या बेटा, मोलरता की स्थिति, इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर या मोल लीटर पर पावर -1 हो जाता है। यह मोलरता की क्या है, मात्रक है, यूनिट है। परिभाषा में देखिए, यहाँ से भी कुछ भी अगर न जाने तो यहाँ से देखिए, एकांक लीटर विलयन, देखिए विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ देखिए आयतन लीटर में, किसका, विलयन का, विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का यहाँ से परिभाषा, किसी विलयन के एकांक आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन के एकांक आयतन पर निश्चित ताप भी जोड़ दीजिए। निश्चित ताप पर किसी विलयन के एकांक आयतन या 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ मोलों की संख्या, खाली मोलों की संख्या का फार्मूला है बेटा स्मॉल w बटे स्मॉल m। यहाँ स्मॉल w जो है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यहाँ लिख रहे हैं बेटा। इसको यहाँ जगह कम है, इसको मिटा कर यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ ये लिख दे। देखिए स्मॉल w यह विलेय का भार है, विलेय का भार, स्मॉल m यह है विलेय का अणुभार, और भी आयतन है। मिलीलीटर या लीटर में भी हो सकता है, मिलीलीटर में, लेकिन परिभाषा लीटर में है, परिभाषा बेटा लीटर में है, यह दिमाग पे रख लीजिएगा। लिख दे रहे हैं लीटर में। यह तो यहाँ पर क्या हो गया, इस परिभाषा को जब लिखेंगे, यहाँ कैपिटल M मोलरता इक्वल टू स्मॉल w यानी विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ये तो इसको यहाँ पर फार्मूला, इसको यहाँ जोड़ लीजिएगा, क्या क्या है ये स्पष्ट हो गया बेटा। अब इस पर सवाल देखिए, सवाल बनाने की तरह सवाल हालांकि बताएंगे चौथे लेक्चर में,
चौथे लेक्चर में सवाल बनाने की तरीका हम बताएंगे विधिवत। इसमें करेंगे तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो बिलियन पार्ट है ना, ये कम से कम 5 घंटे का चैप्टर है बेटा। अगर मन से पढ़ा जाए कम से कम 5-6 चैप्टर 5-6 घंटे का है। अगर बहुत मन से पढ़ा जाएगा तो कम से कम 15 घंटे का है। ये तो समाप्त कर दिया है बहुत चीज़, परासना, दाब, वर्क ले और हार्टले विधि सब समाप्त कर दिया गया, गिने चुने। यानी पढ़ाई को एक तरीके से उसको एकदम लो कंडीशन में पहुंचा दिया गया है। देखिए, जब आयतन मिलीलीटर में होगा तो यही फार्मूला हो जाएगा स्मॉल, यहाँ इसी का रूप है स्मॉल w बटे स्मॉल m v बटे 1000 यानी 1000 मिलीलीटर। जब आयतन मिलीलीटर में हो जाएगा तो नीचे वाले आयतन में 1000 से भाग देंगे। जैसे 500 मिलीलीटर है तो 500 बटे 1000 कर देंगे, 200 मिलीलीटर है तो 200 मिलीलीटर बटे 1000 कर देंगे। यानी इसका जब संक्षिप्तीकरण है, ऊपर 100,000 ऊपर चला गया 1000 स्मॉल v इंटू यम इंटू भी एक कंडीशन में हो जाएगा। ये हम आपको मोललता बता दिए बेटा। अब हम मोललता के विषय में बता दें। मोललता, देखो बेटा, मोललता के विषय में, मोललिटी के विषय में हम बता दें। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, देखिए विलयन में क्या होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। तो 1000 ग्राम चाहे 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। फिर से बता दे बेटा, मोललता किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में, सुन लीजिए, किसी विलयन के, विलयन में क्या क्या होते हैं पहले देख लिया जाए। विलयन में विलेय और प्लस विलायक। तो 1000 ग्राम चाहे 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ चर्चा हो रही है बेटा किस बात की, किसी विलयन के 1000 ग्राम चाहे 1 किलोग्राम विलायक में, दोनों में से एक बात कह लीजिए। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले, क्या घुले, विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। फिर सुन लीजिए, किसी विलयन की मोललता की परिभाषा बता रहे हैं। किसी विलयन की मोललता की परिभाषा बताने जा रहे हैं बेटा। किसी विलयन की मोललता उस विलयन में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या के बराबर होता है। या किसी विलयन की, देखिए, किसी विलयन की मोललता उस विलयन में उपस्थित 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को हम के बराबर होता है। या किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। एक बार लास्ट और है, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। यही स्थिति है बेटा। जैसे किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहाँ विलेय के मोलों की संख्या के लिए एक परिभाषा होता है बेटा, स्मॉल w बटे स्मॉल m। यहाँ स्मॉल w क्या है, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या यानी भार, विलेय का भार बटे अणुभार। यहाँ पर लिख दें विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार।
विलेय छोटा दिखाई दे रहा है, एच डी थोड़ा अगर कहीं गड़बड़ होता है तो बेटा एच डी बढ़ा लिया करिए। विलेय का अणुभार, अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान किग्रा में, यानी विलायक का द्रव्यमान केजी में। यह यहाँ विलेय का भार स्मॉल डब्लू, विलेय का अणुभार स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्लू जो विलायक का भार है, यह एम स्मॉल एम नीचे चला जाएगा, स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू हो जाएगा। ये स्थिति हो गया बेटा मोललता का। अब मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का जोरदार चीज़ें बेटा मोल प्रभाज में हम आपको बताएंगे। ये और सबका सवाल जो होगा चौथे लेक्चर में हम बताएंगे सवाल पूरा, न्यूमेरिकल गणना कैसे सवाल बनते हैं, सवाल बनाने की तरीका बता देंगे बेटा हम। प्यारे बच्चों देखो, अब मोल प्रभाज के विषय में बता रहे थे। किसी विलयन में उपस्थित घटक पदार्थों का मोल प्रभाज, पहले हम बता दें कि घटक पदार्थ की हम थोड़ा चर्चा कर दें बेटा। विलयन में दो होते हैं बेटा, विलयन में कौन कौन घटक कण हैं? देखिए विलेय और विलायक, यह दो घटक कण हैं, घटक पदार्थ हैं। विलेय में कौन दो पदार्थ हैं? घटक, विलेय और विलायक। तो किसी भी विलयन का मोल प्रभाज हर एक स्थिति में प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है, एक होता है। देखिए इस पर सवाल कैसे बनते हैं, इसका हम मोल प्रभाज का सवाल इसी पर हम बता देते हैं। देखिए विलेय और विलायक एक घटक कण है या अवयवी लिख सकता है। अगर किसी विलयन में विशेष किसी घटक विशेष का, तो ये भी हो सकता है घटक विशेष और यह भी घटक विशेष हो सकता है। तो हमारे कहने का मतलब कि विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, और हर एक घटक पदार्थों के अलग अलग मोल प्रभाज होते हैं। और पूरे विलयन का अगर विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज को जोड़ेंगे बेटा, तो हर एक स्थिति में इसका योग एक आएगा। और इसी पर एक आसान सवाल बनता है प्यारे बच्चों। देखिए पहले हम इसके विषय में बता दें बेटा। देखिए पहले विलेय पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता दें, इससे जानकारी, इससे संबंधित जानकारी। विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रकट करते हैं। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। यहाँ विलेय का भार स्मॉल डब्लू से प्रकट किया गया है और विलेय का अणुभार कैपिटल स्मॉल एम से। तो स्मॉल एन इक्वल टू हो गया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय पदार्थों का अणुभार। अब विलायक इसी तरीके से विलायक का होगा बेटा, विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एम से कर दिए, सो प्रकट कर दिए। यहाँ विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, यहाँ विलेय के भार को स्मॉल डब्लू से, यहाँ विलायक के भार को कैपिटल डब्लू से, यहाँ विलेय के अणुभार को स्मॉल एम से, यहाँ विलायक के अणुभार को हम कैपिटल एम से प्रकट किए। तो देखिए एन इक्वल टू हो गया, एन इक्वल टू कैपिटल डब्लू, कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। तो यहाँ विलेय का मोल प्रभाज, और हर एक घटक तो विलेय पदार्थ है, इसका मोल प्रभाज अलग होगा, और विलायक दूसरा घटक है, ये भी एक घटक है बेटा, यह भी घटक है, इसका मोल प्रभाज भी अलग होगा। तो परिभाषा में कैसे बांध रहे हैं, किसी विलयन में उपस्थित घटक विशेष, अब यही बात समझना है, विलयन में क्या क्या उपस्थित है। देखिए विलयन में उपस्थित है बेटा, विलयन में क्या क्या उपस्थित है, विलेय और विलायक। तो किसी विलयन में उपस्थित घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये घटक की परिभाषा से बोले। अब देखिए अगर घटक पहला कौन है, विलेय है, तो विलेय का मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित, समझ रहे हैं बेटा ना, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज
उस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो विलयन में के क्या क्या है, विलेय और विलायक होगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं यह, यानी इसको स्मॉल एन विलेय पदार्थों का विलेय के मोलों की संख्या है बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी विलयन दोनों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना है ना, ये स्थिति हो गई। इसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोल प्रभाज की संख्या विलयन में मोल प्रभाज विलयन में मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब स्थिति ए बनती है, देखिए यहाँ घटक कण, विलयन में दो घटक कण हैं, विलेय और विलायक। तो विलयन में उपस्थित घटक विशेष या विलेय के मोल का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब आइए हम देखिए 2 नंबर का भी प्रश्न सिद्ध कर सकता है कि सिद्ध करके दिखाइए कि किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव स्थिर होता है, अर्थात एक होता है। सवाल सुन लीजिए बेटा, किसी विलयन सिद्ध करके दिखाइए कि किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव स्थिर होता है या विलयन का मोल प्रभाज एक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विलेय में क्या पाया जाता है बेटा, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन प्लस विलायक का जो देखिए क्या है एन इक्वल टू कैपिटल एन बटे एन प्लस एन, यानी कैपिटल एन यहाँ हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एन। एक बार देख लीजिए, हो सकता है सामने आ गए होंगे। तो देखिए विलायक के मोलों की संख्या क्या है, यह या विलेय का मोल प्रभाज यह स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और विलायक घटक जो है उसका कैपिटल एन बराबर एन, ये है स्थिति। तो अब स्थिति ये बन रही है, यहाँ पर विलेय और विलायक, इसमें लघुत्तम ले लीजिए एन प्लस कैपिटल एन, यहाँ हर बराबर दोनों स्थिति में है, तो ऊपर वाले के अंश केवल जुड़ जाएंगे, इक्वल टू ये पूरा एक कट जाएगा, इक्वल टू 1, यानी विलयन का मोल प्रभाज विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है। स्पष्ट यही ना हुआ कि विलयन का मोल प्रभाज एक होता है, और विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक जो होता है या कांस्टेंट होता है। अब इसमें एक चीज़ और है बेटा, एक सवाल छोटा सवाल पूछ देगा 1 नंबर का कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज ये इक्वल टू 1। इसी पर सूत्र में क्या पूछेगा, यदि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज 0.25 है तो विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो तुरंत लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज यहाँ 0.25 प्लस विलायक का मोल प्रभाज हमको निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1। तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75, ये हो जाएगा बेटा। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, यानी विलेय और विलायक का मोल प्रभाज हर एक स्थिति में इसका योग जो है एक होता है। ये पूरा चौथा लेक्चर समाप्त हुआ।